तो चलिए दोस्तों, मैं हूं दल की तरह बैक विद द वीडियो ऑफ HTML सीरीज एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट फर्दर HTML। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी HTML के बारे में। HTML के पहला वीडियो में हमने बात की थी एक्सटेंशंस के बारे में। तो एक्सटेंशंस काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। HTML फाइल को उसका एक्सटेंशन डिफाइन करता है। कोई भी फाइल हो, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, JS फाइल है उसकी, PHP की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन php.php है, तो वो उसको डिफाइन करता है। फिर हमने देखा था पिछले वीडियो में डॉक टाइप, जो डॉक टाइप टैग है, ये डॉक टाइप टैग है। तो जो ये टैग है डॉक टाइप, वो HTML 4.1 ऑनवर्ड को डिफाइन करता है। तो उसमें काफ़ी सारे नए टैग्स आए हैं, तो वो सभी टैग्स डॉक टाइप की वजह से आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। उसके बाद जो टैग होता है वो HTML, उसके अंदर पूरा का पूरा HTML का कोड आता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं तो हेड होता है, तो हेड जो है, हेड के अंदर मेटा टैग्स आते हैं। मेटा टैग्स के अंदर काफ़ी सारे टैग्स आते हैं, जैसे कि व्यू पोर्ट का टैग आता है। व्यू पोर्ट की हाइट विड्थ कितनी है। व्यू पोर्ट यानी ये जो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो ब्राउज़र का जो हाइट और विड्थ है, हाइट ऊंचाई, अंदर की ऊंचाई, और जो विड्थ है, तो वो दोनों को डिफाइन करता है। उसके अंदर व्यू पोर्ट में मेटा टैग में एक और आता है, रॉबर्ट्स को अलाउ करना और नॉट, बोर्ड्स को अलाउ करना और नॉट। ठीक है, और मेटा टैग डिफाइन करता है सर्च इंजन को। सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो SEO से होता है। तो उसमें जो मेटा टैग्स होते हैं वही वेबसाइट को फाइंड करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेड के अंदर एक और बात की थी हमने टाइटल की। ठीक है, तो ये जो टाइटल है वो टाइटल डिफाइन करता है वेबसाइट का जो हेड होता है। जो टैब में जो नाम आएगा, यहाँ पे कोडिंग नाम लिखा है, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ माउस के कर्सर के पास, जो कोडिंग नाम है वो डिफाइन करता है टाइटल टैग से। ठीक है, आगे हमने बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है, जो भी कोड होता है, वो दिखाई देगा हमें इस टैब के, इस पेज के अंदर। ठीक है, इस पेज के अंदर जो भी दिखाई देता है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद हमने H1 टैग के बारे में बात किया था। तो H1 टैग होता है वो हेडिंग का टैग होता है। जो टाइटल होता है उसके लिए हम H1 टैग यूज़ करते हैं, H1, H2, H3 अप टू H6। उसके बाद हमने एंकर टैग देखा था। एंकर टैग का यूज़ होता है एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाने के लिए, जो अंदर हाइपर रेफरेंस दिया जाता है। HREF का फुल फॉर्म है हाइपर रेफरेंस। तो HREF जो टैग दिया जाता है वो एक पेज से दूसरे पेज पे, कोई भी पेज देख सकते हैं आप गूगल पर। लास्ट वीडियो में हमने गूगल पे एक बार दिखाया था आपको शायद, तो वो कहीं पे भी ले जा सकता है। और इधर बीच में जो नाम लिखा है, इंडेक्स पेज पे ले जाना है, लेकिन इसका जो नाम है वो होम हम लिख सकते हैं। कुछ भी नाम गूगल पर ले जाना है तो हम उसका नाम गूगल के अलावा कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाई देगा कुछ भी, लेकिन हम ले जाएंगे अपना हाइपर रेफरेंस पे। ठीक है, तो HREF है वो पेज और लिंक है, यहाँ पे हम ले जा सकते हैं, और इसका नाम क्या दिखाना है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, फिर इमेज टैग के बारे में बात किया था। तो इमेज टैग जो है वो इमेज को रिप्रेजेंट करता है, इमेज फाइल को दिखाने के लिए IMG टैग को यूज़ किया जाता है, IMG टैग। ठीक है, जो IMG टैग है उसमें SRC है, वो उसका सोर्स फाइल है। सोर्स फाइल कहाँ पे है, तो हमारा सोर्स फाइल अभी तो जो फोल्डर है जिसमें हमारा HTML है उसमें है। अगर ये इमेज फाइल किसी फोल्डर में होता, फॉर एग्जांपल मेरा न्यू फोल्डर है, मैं नाम लिख देता हूँ न्यू, तो उसके अंदर है तो ऐसा लिखना पड़ेगा न्यू के अंदर इमेज फाइल। ठीक है, अल्टर के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया था। अल्टर, अगर हमारे ब्राउज़र ये इमेज सपोर्ट नहीं करता, अगर कोई रीज़न से इमेज भी मिसिंग है, तो भी ये अल्टर फाइल हमें ये नाम दिखाई देगा। अल्टर फाइल में जो भी लिखा है वो दिखाई देगा इमेज की जगह। फॉर एग्जांपल अभी मैं JPEG के बदले JPEG का एक्सटेंशन है, उसमें मैं JP लिख देता हूँ, तो हमें अल्टर दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, उसका हाइट डिफाइन करता है। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हाइट के साथ विड्थ क्यों नहीं लिखना चाहिए। इमेज फाइल जो होती है उसका रेशियो फिक्स होता है, जो कैमरा ने कैप्चर किया होता है वो उसका रेशियो होता है। अगर इसको रेशियो के साथ हम खेलेंगे या कुछ उसमें चेंजेस करेंगे तो इमेज टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा या अच्छा नहीं दिखेगा।
तो इसी वजह से हमें हाइट को सेट करनी चाहिए या विड्थ को सेट करनी चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगला हमने देखा था पी टैग, पी पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में हमने लिखा था, पैराग्राफ टैग बेसिकली यूज़ होता है, इस टैग का यूज़ होता है पैराग्राफ को दिखाने के लिए। आप इसका यूज़ कर सकते हैं चाहे तो, और नहीं चाहे तो नहीं कर सकते, ठीक है। क्यू टैग ने हमें यूज़ किया था कोटेशन दिखाने के लिए, डबल कोटेशन मार्क दिखाने के लिए। यहाँ पे लिखा है देखो, दिस इज़ न्यू पेज, तो यहाँ पे जो दो कोटेशन मार्क है ये इसके लिए हमने यूज़ किया था क्यू टैग को। ओके, तो हमने टैग देख लिए थे। तो चलिए आज का इस नया वीडियो है उसकी शुरुआत यहीं से करते हैं। अभी रिकैप कर लिया है पिछले वीडियो का, तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे लिखा है इस वीडियो में लिखा है, हम इस टैग में हमने लिखा है स्टाइल। ये स्टाइल है, ये SRC है, सोर्स है, HREF है, ये हाइट, अल्टर लिखा है, ALT का मतलब होता है अल्टर। तो ये सब लिखा है, उसका मतलब होता है एट्रीब्यूट्स, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो HTML के सभी टैग्स एक एंगुलर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आती है, जिसको लिखा जाता है इक्वल, बाद में इक्वल टू साइन होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, या सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये SRC है, ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है ना, तो ये एक एट्रीब्यूट है, SRC है, अल्ट है, हाइट है। आप इसको जावास्क्रिप्ट के ज़रिए फैच भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। तो ये स्टाइल है, वो एक्चुअली में स्टाइल को हम CSS से यूज़ करना होता है, जो बेहतर रहता है। अगर वेबसाइट बड़ी बनानी होती है तो CSS से बेटर रहेगा। इनलाइन स्टाइल करने से या इनलाइन CSS करने से प्रॉब्लम ये होगी कि काफ़ी सारा मैश हो जाएगा इसमें, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्टाइल और स्ट्रक्चर को अलग अलग रखना चाहिए। चलिए, तो आज का वीडियो आगे बढ़ते हैं। तो आज आगे वीडियो में देखते हैं हम HTML का एक नया टैग, वो है टेबल, ठीक है। इसको मैं अभी निकाल देता हूँ, ठीक है। टेबल टैग की शुरुआत होती है टेबल लिखने से, टेबल टैग। हाँ, और एक बात बताना मैं भूल गया, HTML के ज़्यादातर टैग ओपन और क्लोज होते हैं। जैसे कि ये टेबल टैग है, ये ओपन हुआ और नीचे ये क्लोज हुआ। क्लोजिंग होने के लिए ये जो स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, ये ज़रूरी है। साथ में ये बॉडी है, तो बॉडी का ये देखिए आप, यहाँ पे बॉडी शुरू होती है, यहाँ पे बॉडी ख़त्म होती है। इन दोनों टैगों के बीच में, ये दोनों टैग्स हैं, उसके बीच में हम कुछ भी लिखें तो वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। बॉडी टैग को HTML टेबल लिख दिया। अब टेबल के अंदर हमें लिखना है TR, टेबल रो। जो आडी लाइन होती है उसको रो बोलते हैं। तो टेबल रो डिफाइन करनी होती है, उसके अंदर हमें लिखना है टेबल हेड, TH टैग। तो उसके अंदर हम लिख देते हैं नेम एंड TH, और एक टैग बना देते हैं जिसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं CT, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे हमें नेम और CT तो दिखाई दिया है यहाँ पे, लेकिन वो टेबल की फॉर्मेट में नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो उसके लिए हमें टेबल के अंदर एक प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा, वो है बॉर्डर। तो बॉर्डर लिख दिया मैंने 1, ठीक है। 1 लिख दिया तो ये 1 पिक्सल, ठीक है, 1 पिक्सल का ही है। तो ये 1 पिक्सल का एक बॉर्डर दे दिया है मैंने। तो अभी जो टेबल है वो 1 पिक्सल का है। उसके बाद में हमें एक और टेबल रो बनाना है। जो टेबल रो होता है वो जो है ये हॉरिजॉन्टल रो बनाता है, ठीक है। उसके अंदर एक टेबल डेटा फीड करनी है। टेबल डेटा के अंदर मैंने लिख लेता हूँ मेरा ही नाम, तो लिख देता हूँ, ठीक है। और एक टेबल डेटा सिटी लिख देता हूँ वलसाड़, ठीक है। तो ये टेबल डेटा आ गया। जो टेबल हेड है उसका यूज़ करने से क्या फ़ायदा हुआ? तो उसका यूज़ करने से एक फ़ायदा हुआ, वो आप देख सकते हैं।
मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, जो टेबल हेड था वो उसको एक बोल्ड कलर देता था। तो टेबल हेड से फ़ायदा यही था कि जो हेड है उसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप टेबल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेबल लिख सकते हैं। मैं अभी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, तो आप एक देख सकते हैं ये एक टेबल शुरू हो गया है। सिटी को भी एक कॉपी कर देता हूँ टेबल हेड के साथ, यहीं पे बाजू में एक कॉपी बना दिया, और ये टीडी का एक कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये टेबुलर फॉर्म में आ गया। तो HTML में टैब को दिखाने के लिए, टेबल को दिखाने के लिए टेबल टैग का यूज़ होता है। उसका एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर नाम का, उसके अंदर कलर यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ। टेबल के अंदर हम अपना स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। स्टाइल टैग को लिखना है, और इसका विड्थ यानी इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी, इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200 पिक्सल, और ज़्यादा करके देखते हैं 400 लिख देते हैं, तो 400 पिक्सल्स। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है। ओके, तो अभी हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल विड्थ सेट की है, जो टेबल की विड्थ है उसका। ठीक है, बाद में जो सेमीकोलन से अलग किया है, और टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है, उससे हमें सेंटर किया टेक्स्ट को। ठीक है, ये जो है ये सभी CSS का CSS की प्रॉपर्टी है, स्टाइल यानी CSS। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो कोई चिंता की बात नहीं है, आगे भी दिखेंगे उसको। ठीक है, बाद में हम कलर इसका चेंज कर सकते हैं। कलर फंट का कलर रहेगा, ना कि बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर फंट का कलर का मतलब होता है सिर्फ फंट का कलर। ठीक है, अगर कलर में कर देता हूँ ऑरेंज, तो ये सिर्फ फंट का कलर चेंज करेगा। अगर मैं बैकग्राउंड लिख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और मैं ये लिख देता हूँ ब्लैक लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो आपको बेसिकली डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अभी मैं टेक्स्ट का कलर जो है वाइट कर देता हूँ। ठीक है, वाइट हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये कलर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कुछ कलर जो होते हैं ये CSS स्टाइल शीट में बिल्ट इन होते हैं। अभी मेरे को अगर कलर का जो हैश कोड है वो लिखना होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ कलर हैश कोड, जनरेटर लिखना पड़ेगा शायद, हाँ, html_codes.com। ओके, यहाँ पे हमें मिल जाएगा। कोई भी कलर अभी मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ से। कौन सा कलर, ब्लू कलर ले लेते हैं। इसका जो हैश कोड है वो है 000, मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कोड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हैश लिखना ज़रूरी है। ठीक है, सेव कर देता हूँ। और कुछ गलती हो गई इसमें, ओके हो गया, हाँ, गलती से एंटर हो गया था, स्पेस छूट गई थी। ठीक है, तो आप यहाँ से कलर और HTML जो VS कोड एडिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, उसका एक फ़ायदा भी है कि हम कलर यहाँ से भी पिकअप कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे हैश कोड की जगह वाइट ही लिखता, वाइट, फिर भी यहाँ पे कलर पिकर आ जाता। ठीक है, कलर पिकर से हम कलर सिलेक्ट कर सकते थे, लाइक दिस। ओके, कोई भी कलर आपके हिसाब से ले सकते थे। ठीक है, तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया। पहला एट्रीब्यूट टेबल के अंदर हमने यूज़ किया वो था बॉर्डर।
और दूसरा था स्टाइल। ठीक है, चलिए और एक हम कर सकते हैं एक काम इसमें, वो है उसका जो टेबल का है उसको हम जॉइंट कर सकते हैं। तो टेबल का जो रो है उसको हम स्पैन कर सकते हैं, लाइक स्पैन। और एक टैग निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो मैं भी एक वलसाड़ वाला जो टैग है ये निकाल लेता हूँ। ठीक है, देख लो। तो जो पोल स्पैन है तो उस एट्रीब्यूट को हमने यूज़ किया और 2 लिख दिया। तो जो 2 टैब्स हैं, जो टेबल के दो टैब है वो मर्ज हो गए हैं, तो हम उसके लिए स्पैन यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पैन से ये 2 टैब मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ पिछले वीडियो में मैं आपको बताना भूल गया था, सिंगुलर टैब भी आते हैं HTML के अंदर HTML के अंदर। जैसे कि अभी लिख देता हूँ कोई हेलो माय नेम इज धवल, वेलकम HTML। ठीक है, इतना ही लिखते हैं। तो अगर मेरे को ये ब्रेक करना होता है, ये जो लाइन है इसको ब्रेक करना है, पी टैग में लिखना ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो आप लिखो तो अच्छा रहेगा, और नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा BR टैग। ठीक है, BR, तो BR टैग है जो वो सिंगुलर टैब आता है। तो BR टैग को लिखने से क्या होगा, BR टैग को ये फॉरवर्ड स्लैश से भी लिख सकते हैं, विदाउट फॉरवर्ड स्लैश भी लिख सकते हैं, वो एक ही काम करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर फॉरवर्ड स्लैश से दिखाया गया है। तो BR टैग ब्रेक लाइन करता है। ठीक है, एक टैग आता है HR टैग, हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, तो जो HR टैग है वो एक लाइन बना देगा, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक एकदम पतली सी लाइन है, इसका यूज़ होता है HR टैग से। ठीक है, और चीज़ें बतानी है, काफ़ी सारे टैग्स आते हैं HTML के अंदर। तो एक आता है लिस्ट, तब लिस्ट के बारे में बात करते हैं। लिस्ट आती है अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट के बारे में देख लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के लिखने के लिए UL लिखना ज़रूरी है। UL टैग ओपन और क्लोज होता है, ये टैग ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट लिखना है LI। एक बात आपको बता दूं, तो कोई भी लिस्ट हो, अनऑर्डर या ऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर जो लिस्ट होता है उसका जो टैग होता है वो LI ही होता है। यानी आपको सिर्फ यहीं पे चेंज करना होता है। ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो OL लिखना है, अनऑर्डर लिस्ट बनाना है तो UL लिखना है। ठीक है, इसके अंदर लिख देता हूँ नेम। ठीक है, LI सिटी, और क्या लिखें, LI टाइम जोन लिख देते हैं, टाइम जोन। ठीक है, आप साइड में जो ब्राउज़र है उसका जो टैब है उसमें देख सकते हैं कि ये जो है डॉट से लिखा जा रहा है और एक 1 by 1 अनऑर्डर लिस्ट में लिखा जा रहा है। ठीक है, लिस्ट कैपिटल कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, अभी मैं अनऑर्डर लिस्ट को चेंज करके ऑर्डर लिस्ट कर देता हूँ, और नीचे भी चेंज करना पड़ेगा OL। ठीक है, तो ये ऑर्डर लिस्ट में आ गया। ऑर्डर लिस्ट में उसका नंबर आएगा। ठीक है, और अनऑर्डर लिस्ट में डॉट बुलेट साइन आएंगे। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट का जो स्टाइल प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। उसके लिए उसने स्टाइल, ठीक है, आपको एट्रीब्यूट्स बताए थे, प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स।
जो स्टाइल है उसका एट्रीब्यूट्स है ओ एल टैग का, ठीक है। तो स्टाइल में लिख देते हैं, फिर लिस्ट स्टाइल, ठीक है। लिस्ट स्टाइल के अंदर हमें लिखना है स्टाइल, फिर नन कर देता हूँ तो वो निकल जाएगा, स्टाइल जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें लिखना पड़ेगा कैलकुलेट डिफॉल्ट सर्कल, ओके। हम इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल टाइप हम लिख सकते हैं सर्कल, जो डिफ़ॉल्ट आता है वो सर्कल होता है, ठीक है। और आता है स्क्वायर, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, ठीक है। सेम आप अनऑर्डर लिस्ट में भी ये यूज़ कर सकते हैं। और एक है सर्कल बता दिया आपको, ठीक है, एक बुलेट बता दिया। ये 2-3 स्टाइल है जो आप अनऑर्डर लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने आपको अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट बता दी, ठीक है। उसका जो एट्रीब्यूट स्टाइल एट्रीब्यूट है वो भी हमने यूज़ कर लिया है। उसके अंदर हम कलर और सभी एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी कलर अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे कलर देता हूँ ऑरेंज, तो हो गया। और बैकग्राउंड दे सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ब्लैक्स, तो वो भी हो गया, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब क्या लिखना है, और एक देखना है हमें डिव, जो डिवीज़न होता है वो क्या यूज़ होता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल डिव जो टैग होता है ये हमें ये लिखना होता है, तो सभी टैगों की तरह ये ओपन और क्लोज होता है डिव टैग। उसके अंदर जो भी लिखते हैं, लाइक हाय देयर, मैं भी लिख लेता हूँ हाय देयर, दिस इज रेनिंग, कुछ अलग लिखते हैं, दिस इज इतना ही लिखते हैं, चलो। तो ये जो है ये टैग हो गया, ठीक है, डिव टैग, जिसके अंदर हमने लिखा। तो जब कभी भी हमें CSS को अप्लाई करना है इसमें, तो CSS का जो स्टाइल टैग है वो हम इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिव को सेपरेट रखने से फ़ायदा होता है। जैसे कि हमें वेबसाइट के अंदर हेडर चाहिए, वेबसाइट के अंदर हेडर चाहिए, और एक फुटर चाहिए, और एक मेन्यू बार चाहिए, कोई भी नेविगेशन चाहिए, कभी कहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ है, कुछ इंट्रो है, और अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें डिव टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। डिव टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट्स आते हैं उसके, एक आता है क्लास, ठीक है। क्लास के अंदर कुछ भी नाम दे सकते हैं। एक आईडी होती है, ठीक है, आईडी के अंदर भी आईडी डिफाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम आईडी का यूज़ जावास्क्रिप्ट में करते हैं। सिलेक्टर क्वेरी से हम जावास्क्रिप्ट में क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। लेकिन ज़्यादातर आईडी का यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में, और क्लास का यूज़ करते हैं हम जो CSS फाइल है उसको डिफाइन करने के लिए, उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, एलिमेंट को कॉल कराने के लिए। तो ये सभी टैग मैं आपको दिखा दूँ HTML के, बाद में आपको CSS और जावास्क्रिप्ट को भी दिखाऊंगा। तो बाद में आपको ये फिर से मैं आपको याद कराऊंगा कि ये जो डिव है उसके अंदर जो क्लास और जो आईडी है उसका क्या यूज़ था, ठीक है। और एक टैग आता है स्पैन टैग, ठीक है। स्पैन के अंदर आप जो भी लिखोगे वो ऐड हो जाएगा साथ में, तो और कुछ अलग नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, हेलो दिस इज़ हेलो, या मेरा नाम लिख देता हूँ सर, ओके। तो हाय देयर दिस इज़ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इतना चेंज होता है स्पैन टैग में। स्पैन टैग आता है, एक आइकॉन का आई टैग आता है, ठीक है, आइकॉन ऐड करने के लिए। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ये लिख लिया आई टैग, ठीक है, ओके। इटैलिक हो गया, सॉरी। एक आता है बी टैग, बोल्ड करने के लिए, ठीक है, डबल बोल्ड हो गया। एक आता है यू अंडरलाइन के लिए, जो बेसिक हम उसमें यूज़ करते हैं ना,
वर्डपैड, तो वो सभी है इसमें, ठीक है। यू आई और बी, बोल्ड, अंडरलाइन, ठीक है। चलिए, स्पेन टैग बता दिया, इटालिक बता दिया आपको। ठीक है, अब आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर्म शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो फॉर्म होता है, जो HTML होता है, वो फ्रंट एंड साइड होता है। तो क्लाइंट जो होता है वेबसाइट को जो देखता है वो फॉर्म को देख सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, ठीक है। उसमें क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है। और जो बैकएंड होता है वो उसको स्टोर करेगा। तो बैकएंड के लिए हम Node.js होता है या PHP का फ्रेमवर्क होता है, लारावेल। तो ऐसे काफ़ी सारे लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। लारावेल कोई लैंग्वेज नहीं है, PHP की फ्रेमवर्क है, तो वो सभी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसको स्टोर करने के लिए डेटाबेस MySQL है, SQLite है, तो ऐसे काफ़ी सारे MongoDB है, MariaDB है, ऐसे काफ़ी सारी डेटाबेस को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म का मतलब होता है डिज़ाइनिंग पर्पस, स्ट्रक्चर पर्पस, ठीक है, HTML में। तो फॉर्म को लिखने के लिए FORM लिखना पड़ता है, ठीक है। ओके, ये VS Code का एक फ़ायदा है कि इसमें जो उसका एक ज़रूरी एट्रीब्यूट है, एक्शन, तो वो हमें साथ में देता है फ्री में, ठीक है। फ्री में नहीं कह सकते, लिखना पड़ता है, लेकिन VS Code साथ में लिख के देता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम पेज का एड्रेस देते हैं, फॉर्म को कहाँ ले जाना है, फॉर्म फिलअप करने के बाद उसको कहाँ पे ले जाना है, वो एक्शन में जो लिंक दी है उससे पता चलेगा, ठीक है। एक होता है मेथड एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। मेथड दो टाइप की होती है, एक गेट और एक पोस्ट, ठीक है। जो गेट है वो जो डेटा भेजेगा वो लिंक URL थ्रू भेजेगा। अगर आप लॉगिन करवाते हैं गेट मेथड से, तो ज़्यादातर चांसेस है कि कोई भी डेटा देख सकता है, तो इससे चोरी हो सकता है आपका जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो। तो कोई ज़रूरी काम ना हो तो ही गेट मेथड का यूज़ करें, ठीक है। अगर पेज के नंबरिंग कराने हैं, पेजिग्नेशन कराना है, तो वो चलेगा उसमें गेट रिक्वेस्ट यूज़ करने का, लेकिन ज़्यादातर में पोस्ट रिक्वेस्ट ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गेट लिख देता हूँ अभी के लिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे लिंक बिल्ड होती है, ठीक है। एक्शन में लिख देता हूँ सेल्फ यानी index.html, ठीक है। तो खुद पे ही आएगा, रिलोड होगा लेकिन खुद पे ही आएगा। तो कितना हुआ, इसके अंदर अलग अलग टैग्स होते हैं, ठीक है। टैग्स एक होता है इनपुट, ओके। तो इनपुट टैग पे एंटर करिए, उसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट होता है। तो टाइप एट्रीब्यूट के अंदर एक होता है टेक्स्ट, ठीक है। ये सिंगुलर टैग्स है, ठीक है। सिंगुलर टैग यानी इसको अलग से क्लोज नहीं करना पड़ता है। फॉर्म को करना पड़ता है लेकिन इनपुट को नहीं करना पड़ता। तो आप देख सकते हैं पहला जो टैग आ गया है वो टेक्स्ट का है। टेक्स्ट यानी कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं, शब्द, नंबर या कोई भी सिंबल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट 1। और एक इनपुट लेते हैं नंबर, ठीक है। ओके, सॉरी, मैं एक बात आपको बताना भूल गया। तो ये स्निपेट्स है, इनपुट सेमीकोलन, आपको जो भी टाइप के चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको नंबर चाहिए, तो आप इनपुट कॉलन और नंबर लिख दो और एंटर करोगे तो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा टैग, ठीक है। नंबर, नेम और आईडी आपको उसकी पर्सनल आइडेंटिटी देगा, नेम उसका नाम देगा, ठीक है। तो नेम और आईडी का टैग का यूज़ काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। इसमें हम करना भूल गए थे, तो नेम यूज़ कर लेते हैं। नेम कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र नेम है, किसी को लॉगिन कराने के लिए चाहिए। और यहाँ पे एज चाहिए हमें नंबर में, तो नंबर में एज लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ब्रेक करना है लाइन, मैंने आपको एक टैग बताया था, देखो अभी बाजू में आ गए हैं, तो हमें इसमें अभी नंबर ही लिखाई देगा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, क्यू तो नहीं लिखा है, ई इन्फिनिटी का सिंबल होता है, तो ई लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा कुछ नहीं लिख पाएंगे। और यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। माइनस में जा सकता है अगर देना चाहे तो,
अगर आप माइनस में नहीं देना चाहते तो यहाँ पे एक चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, वो एट्रीब्यूट है मीन। मीन यानी मिनिमम, MIN, ठीक है। मीन आप लोगों को 0 देना है। अगर 0 के नीचे कोई वैल्यू नहीं जाए तो अब आप 0 से नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। ऐसे ही एक एट्रीब्यूट आता है मैक्स, ठीक है। मैक्स एट्रीब्यूट से आप 5 लिख दिए तो 5 के ऊपर ये नहीं जाएगा, 5 मैक्सिमम, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम उसका 2 एट्रीब्यूट है। आईडी उसकी आइडेंटिटी, उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। नेम मैंने एज लिखा है, एज लिखने के लिए तो कोई भी 100 साल से छोटा है वो हमारे यहाँ लॉगिन कर सकता है। तो हमने 100 साल तक की एज लिमिट कर दी है, ठीक है। मिनिमम 0, अगर 0 का कोई तो होगा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। इनपुट को बाद में एंटर मार दे तो भी चलेगा। टेक्स्ट में आपको टाइप में आपको लिखना पड़ेगा कुछ भी। फॉर एग्जांपल पासवर्ड चाहिए मेरे को, तो पासवर्ड लिख देता हूँ PSSWORD, ठीक है। पासवर्ड मिल गया। और एक यहाँ पे हम BR टैग लिख देते हैं ताकि ये नीचे आ सके, BR टैग, ठीक है। तो ऊपर नीचे आ गए सभी। पासवर्ड लिख दिया, टाइप। यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं। नेम की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी लेकिन बाद में पड़ेगी, तो ये लिखना काफ़ी ज़रूरी है, कंपलसरी है। आप समझ लो, नेम और आईडी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। बाद में आप बैकएंड साइड में बिना नेम और आईडी के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर पासवर्ड लिख देता हूँ, पासवर्ड, ठीक है। आईडी लिख देता हूँ, पासवर्ड सेम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्लास भी दे सकते हैं, उसका यूज़ करके हम स्टाइल CSS अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल CSS अगर स्टाइल यहाँ पे ही अप्लाई करने हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाइल लिख दिया मैंने, विड्थ डाल देता हूँ 100 पिक्सल्स की, ठीक है। तो ये छोटा हो गया, मैं 1000 पिक्सल डाल देता हूँ तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये विड्थ हो गई। अभी मेरे को हाइट सेट करनी है अगर इसकी, तो मैं हाइट लिख देता हूँ HIGHT, ठीक है। हाइट लिख देता हूँ 50 पिक्सल्स, ठीक है। तो अभी हाइट इसकी बढ़ गई, ओके। तो अभी मैं स्टाइल नहीं अप्लाई करता हूँ, आप बेसिक ही समझो। यहाँ पे स्टाइल के लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो अलग बना दूँगा, ठीक है। इनपुट टैग अनदर, पासवर्ड आ गया। ईमेल, ठीक है। ईमेल, उसके अंदर भी नेम ज़रूरी है, ठीक है। तो ईमेल टैग से क्या फ़ायदा होता है, जो टेक्स्ट होता है वही ईमेल में। हाँ, पहले HTML जो पुराना आता था उसमें ईमेल टैग और ये नहीं होता था। मैंने ईमेल की स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है, ओके। जो ये ईमेल है वो, ठीक है। और एक बात, एक एट्रीब्यूट बताना भूल गया, प्लेस होल्डर, ओके। प्लेस होल्डर जो एट्रीब्यूट आता है वो उसके अंदर क्या लिखना है वो दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, योर ईमेल, जो भी लिखना है यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे वो निकल जाएगा। तो वो एम्प्टी प्लेस होल्डर होता है, ठीक है। सभी के अंदर दे सकते हैं, पासवर्ड के अलावा। पासवर्ड में वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ आपको, प्लेस होल्डर, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, ओके, दिखाई दिया। लेकिन पासवर्ड लिखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सॉरी, गलती होगी, ओके। तो प्लेस होल्डर का यूज़ होता है। और एक इनपुट टैग देखते हैं। इनपुट, ठीक है। तो टैक्स दे दिया, नंबर दे दिया, पासवर्ड, ईमेल दे दिया, ठीक है। अब देखना है, रेडियो बटन यानी मेल फीमेल जो राउंड चेक बॉक्स होता है, चेक बॉक्स नहीं बोल सकते, जो रेडियो होता है ये वाला, ये इसे रेडियो बोलते हैं, ठीक है। और चेक बॉक्स ऐसे ही आता है, उसके अंदर भी एट्रीब्यूट्स आते हैं, नेम, ठीक है। मेल, लाइक हमें देना है नेम, उसका मेल देना है, ठीक है।
तो हम जब भी बैकएंड से इसको कॉल करेंगे तो उसका नेम है उसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे गेट मेथड यूज़ की है, एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। अगर हमें PHP यूज़ करना है तो हमें गेट मेथड यूज़ की है, तो ये गेट ऐसे यूज़ होगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नेम है मेल है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कॉल होगा, ठीक है। इसी के लिए ये टैग ज़रूरी है। ओके, तो नेम है यहाँ पे लिख दिया। अगर उसके आगे ये सर्कल जो है उसके आगे कुछ लिखना है हमें मेल, तो हम ऐसे लिख सकते हैं मेल, और जो रेडियो बटन है ये ऐसे सिलेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में है रेडियो बटन में एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया, वो है अगर दो है मेल और फीमेल, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फीमेल लिख देता हूँ। नाम सेम रहना चाहिए, जेंडर फॉर एग्जांपल जेंडर, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर पाओगे। फॉर यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ जेंडर, ठीक है, जेंडर, और स्पेस देता हूँ मेल, और यहाँ पे लिख देता हूँ फीमेल, ठीक है, FEMALE, ओके। स्पेलिंग में गड़बड़ तो नहीं है ना, ठीक है। तो अभी दोनों नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं, रीज़न है उसका जो नेम है वो एक ही है, जेंडर। अगर मैं यहाँ पे कुछ अलग लिख दूँ, अलग अलग लिख दूँ, फीमेल और मेल, ठीक है, तो अभी क्या होगा, दोनों ही सिलेक्ट हो गए। इस केस में आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि दोनों का नाम सेम ना हो। अगर आप किसी को चॉइस दे रहे हैं कि मेल है कि फीमेल, तो दोनों नहीं हो सकते उस केस में, ठीक है। तो दोनों नहीं सिलेक्ट हो जाए, इसके लिए हमें जेंडर का नेम जो है वो एक ही देना है। फॉर एग्जांपल जेंडर, यहाँ पे जेंडर दे देता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए एक BR टैग दे देता हूँ यहाँ पे, BR टैग यानी ब्रेक, ठीक है। सिंगुलर टैग है, सॉरी कॉल आ गया था, सॉरी क्या कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं आपको दिखाऊंगा चेक बॉक्स, इनपुट चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स है उसका यूज़ होता है राइट करने के लिए। फॉर एग्जांपल इसको किस में यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी हॉबी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ हॉबी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहला लिख देता हूँ क्रिकेट, CRICKET, ठीक है। और भी लिख देता हूँ, BR टैग यूज़ करके लिखता हूँ, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ, यहाँ से भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नीचे हॉकी लिख देता हूँ, इनपुट स्पेस छोड़नी थी थोड़ी, इनपुट चेक बॉक्स, ठीक है। उसका नेम भी देना ज़रूरी है, ऊपर हमने नहीं दिया था, नेम टैग ज़रूरी है, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पर भी नेम, अभी नहीं काम आएगा लेकिन बैकएंड के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। इसको लिख देते हैं क्रिकेट। जो वैल्यू जाएगी उसकी, एक होता है वैल्यू टैग, ठीक है। तो वैल्यू टैग के अंदर भी हमें लिखना होता है ज़्यादा, जो ये टैग है इसके अंदर अगर वैल्यू लिख देंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक डेटा फिल ही डेटा जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू टैग नहीं लिखना, लेकिन कुछ प्री डिफाइन होते हैं, जैसे कि हॉबी क्या है आपकी, आप मेल हो या फीमेल हो, तो ऐसे जो इनपुट फील्ड होती है उसके अंदर वैल्यू लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें प्री डिफाइन डेटा लेना है। हमने चॉइस भेजी है उनको, ठीक, इसमें से चॉइस सिलेक्ट करो, तो उस केस में हमको वैल्यू सेट करनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को चॉइस देनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये पहले वाला जो है यूज़र, उसमें ये आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए, निकालने के बाद में। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, मेरा ही नाम लिख देता है BHGAR, तो यहाँ पे दिखाई देगा वैल्यू के तौर पर, नॉट अ प्लेस होल्डर, ठीक है। तो वैल्यू उसमें नहीं डालनी है, ठीक है। वैल्यू उसी में डालने हैं जहाँ पे प्री डिफाइंड क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी,
ठीक है। ये यहाँ पे क्रिकेट लिखना आधा रह गया, क्रिकेट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू डाल देते हैं और यहाँ पे हॉकी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शन है, तो सिलेक्ट करना है, अनसिलेक्ट करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इनपुट टाइप और आती है सबमिट, ठीक है। सबमिट एक सबको सबमिट करेगा और कहाँ पे करेगा, जो भी यहाँ पे एक्शन दिया है वहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक BR टैग दे देता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे फील्ड ऐसे ही डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन ईमेल एड्रेस इज़ मिसिंग। सो ये अभी चेक कर रहा है कि ईमेल एड्रेस है कि नहीं है। तो यही फ़ायदा है ईमेल टाइप जो इनपुट है उसमें ईमेल यूज़ करने का, नंबर या टैक्स कीजिएगा, ठीक है। सबमिट की जगह हम बटन को भी यूज़ कर सकते हैं, बटन टैग भी इसके अंदर सेम ही काम करेगा। सबमिट, ठीक है। तो ये बटन है, ये सबमिट है। सबमिट डायरेक्ट काम करेगा, बटन को थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा उसके अंदर, लेकिन प्री डिफाइंड है तो हमें इनपुट सबमिट ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं google.com लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल google.com लिख देता हूँ, ठीक है। http://www.google.com, तो शायद ये हमें लेके जाएगा गूगल के पास, ठीक है। हमारा डेटा पहुँच गया गूगल के पास, नहीं पहुँचा लेकिन ये हमें ले जाएगा गूगल के पास, ठीक है। तो जो एक्शन है वो हमें ले जाएगा जहाँ पे डेटा पहुँचाना है वहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं कोई डेटा नहीं डाल, एक्शन में कोई लिंक नहीं देता, तो यहीं पे रिफ्रेश हो जाएगा सेल्फ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपको दिखा दिया टैक्स रेडियो चेकबॉक्स सबमिट दिखा दिया। एक जो ये हम नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हॉकी लिखा है तो उसको हम लेबल टैग के अंदर भी लिख सकते हो, वो भी सेम होगा, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है आपका नाम बाब, तो लेबल जो टैग है उसका यूज़ कर सकते हैं। फोर क्या लिखना है मतलब यूज़र के लिए, उसके लिए आईडी बनानी ज़रूरी है, ठीक है। जो लेबल टैग ओपन हुआ और क्लोज हुआ उसके बीच में आपको लिखना है, क्या लिखना है, योर नेम, तो वो दिखाई देगा। अगर यहाँ पे स्पेस छोड़नी है स्पेस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम रहेगा। आप फॉर्म को टेबल में भी रख सकते हैं ताकि काफ़ी डिज़ाइनिंग में अच्छा दिखेगा, ठीक है। चलिए फॉर्म दिखा दिया आपको, एक्शन दिखा दिया। आप PHP पेज पे लेके जा सकते हैं ताकि उसको आगे जाके आप सेव कर सकते हो, डेटाबेस में इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे ऑडियो टैग के बारे में, ठीक है। ऑडियो टैग बेसिकली ऑडियो फाइल होती है, ऑडियो फाइल को प्ले करने के लिए, म्यूज़िक को प्ले करने के लिए यूज़ होता है, लाइक AUDIO ऑडियो सोर्सेस / सोर्स के अंदर हमें डालना है कोई भी सॉन्ग का सोर्स, ठीक है। बाद में स्पेस करके हमें लिखना है CONTROLS, ठीक है। कंट्रोल्स, तो एक ऑडियो प्लेयर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं सोर्स नहीं डाल रहा हूँ, मेरे पास अभी कोई भी सॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे जो भी आप सॉन्ग का नाम लिख देंगे, फॉर एग्जांपल mymusic.mp3 में सॉन्ग्स आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल्स लिखने की क्या ज़रूरत है, अगर कंट्रोल्स नहीं लिखता तो आप देख लो कंट्रोल के बिना ऐसे ही सॉन्ग प्ले होगा, कुछ नहीं दिखाई देगा और सॉन्ग बैकग्राउंड में प्ले होता रहेगा। तो कंट्रोल्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है। सेम वे एक वीडियो टैग होता है, वीडियो टैग, ठीक है। वीडियो टैग के अंदर वीडियो का सोर्स होता है, src सोर्स। मैं लिख देता हूँ my.mp4 टैग, ठीक है।
इसमें भी कंट्रोल्स चाहिए, बिना कंट्रोल्स के आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, तो कंट्रोल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाजू में जो आ गया, वीडियो नहीं है हमारे पास तो ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, वीडियो टैग के अंदर हम सोर्स अलग से भी लिख सकते हैं। सेम वे सोर्स हम ऑडियो टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, लाइक SOURC। ठीक है, सोर्स टैग जो वीडियो है उसका जो सोर्स टैग है। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ भी अभी वीडियो नहीं है तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन ये यहाँ पे सोर्स डाल सकते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ होगी। अगर ऐसा ऐसे आप इसके अंदर भी डालोगे तो भी चलेगा, और डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। सेम ये ऑडियो में भी। ठीक है, ऑडियो में अगर आप इसको यहाँ से सोर्स निकाल दें, मैं अभी कट कर लेता हूँ। ठीक है, और नीचे सोर्स डाल के अलग से डाल देता हूँ सोर्स। ठीक है, तो ये भी हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब कुछ लिखना बाकी है। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे हम देखेंगे CSS के बारे में, और कुछ भी रह गया हो तो मैं देख लूँगा। ठीक है, कुछ बाकी रह गया हो, इस वीडियो में कुछ रह गया हो, पहले तो आपको सॉरी बोल देता हूँ, और आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। ठीक है, हाँ, और आज के लिए एक आपको वर्क देना चाहता हूँ। वो वर्क है, आपको एक म्यूज़िक प्लेइंग पेज बनाना है जिसमें ये ऑडियो टैग यूज़ हो, और नीचे आपको एक फॉर्म बनाना है जिसमें आपको डालना है कि आपको म्यूज़िक पसंद आई नहीं, आपका रिव्यू डालो, तो एक कमेंट बनाना है। ठीक है, इतना पेज आप डेवलप करो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल एड्रेस डाल दूँगा, आप हमें मेल कर दोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।